हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है। इन 50 क्वेश्चंस में आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पीवाईक्यू जो कि पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं, उनको इसमें ऐड किया गया है। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश एसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, बीपीओ, लोअर पीसीएस, इवन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 सभी के लिए यह है करंट सीरीज, और आपकी जो 1000 क्वेश्चन सीरीज है महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले संडे के लिए जो स्पेशल वीडियो आते हैं उनके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तय समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपके राज्य का पहला गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, फिरोजाबाद जिले में राज्य का पहला गिलास म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। यह राज्य के साथ साथ आपका भारत का भी पहला गिलास म्यूजियम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भारत का भी पहला ही है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद के बारे में। तो आप सभी को पता है कि फिरोजाबाद किन के लिए जाना जाता है। तो जो भी आपके कांच उत्पाद के होते हैं, आपके कांच के प्रोडक्ट होते हैं, उनके उत्पादन के लिए जाना जाता है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को हम और किस नाम से जानते हैं? तो फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आपकी वर्ल्ड फेमस बैंगल्स बनाई जाती हैं। चूड़ियों का नगर भी ऐसे कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब यहाँ पे पहला ग्लास म्यूजियम बनेगा तो यहाँ पे किससे और सरकार की क्या क्या मंशा है, तो इसको आपका टूरिज़्म जिला बनाने की घोषणा करने की कोशिश कर रही है, यानी टूरिज़्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। प्लस जो भी आपके गिलास के आइटम्स हैं, यहाँ पर जो उत्पाद बनते हैं आपके, उनको क्या करेगा, प्रमोशन भी इस चीज़ से होगा, तो जिससे कि इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का पहला ग्लास म्यूजियम बनाने की घोषणा फिरोजाबाद में की गई है। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है क्या कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सा शहर है। पहले आंसर देख लेते हैं। प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आपके लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो यूनेस्को के द्वारा घोषित इसे किया गया है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को के द्वारा कब घोषित किया गया था? तो यूनेस्को की ये कौन सी बैठक में घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी 43वीं बैठक में घोषित किया गया है। 43वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? तो 43वीं बैठक आपकी समरकंद में हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको और क्या रखना है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किस लिस्ट में इसे घोषित किया गया है लखनऊ को? तो ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इसे घोषित किया गया है। ये जो कैटेगरी है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पहले यहाँ से पूछा गया है। इस जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसके अंतर्गत आपका कौन सा शहर बना है? ये तो 9th शहर बना है, सिटी बना है ये आपके इंडिया का। और कौन बना है? तो वो है आपका लखनऊ। ये वही आपका क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4 है। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है लखनऊ को। अच्छा सिमरिटन इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गुड सैमरिटन इनिशिएटिव। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे स्पेलिंग इसकी लर्न कर लीजिएगा। गुड सैमरिटन इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब हम इस क्वेश्चन की पहले परख देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत कही गई है।
पहले इसका आंसर देख लीजिए, कितने रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 25,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की गई है। अब ये 25,000 रुपये किसे दिए जाएंगे, ये और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गुड सैमरिटन इनिशिएटिव है वो किसके लिए है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति का रोड पर आपका एक्सीडेंट आपका हो जाता है। तो जब रोड पर एक्सीडेंट होता है किसी पर्सन का, तो उस पर्सन को आप गोल्डन आवर के अंतर्गत, अर्थात जो एक्सीडेंट होता है विदिन 1 आवर आपका क्या कहलाता है, गोल्डन आवर कहलाता है। उसमें अगर उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं तो उसके क्या है कि आपकी जान बचाई जा सकती है, उस व्यक्ति की हॉस्पिटल में इलाज वगैरह कराया जा सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा यानी सहायता करेगा, उस व्यक्ति को क्या प्रदान किया जाएगा, 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, तो ये यूपी सरकार के द्वारा प्रदान की जानी है। और क्या क्या कहेगा, जो आपका सहायता कर्मी होगा, व्यक्ति होगा, उसे एक नाम भी दिया जाएगा, प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उसका नाम होगा आपका राहवीर। राहवीर के नाम से वो जाना जाएगा। इसके साथ साथ में आपके खिलाफ कोई भी FIR वगैरह, कोई भी पूछताछ आपसे पुलिस नहीं करेगी, ये चीज़ आपको गारंटेड रखी है। तो ये जो आपकी इनिशिएटिव है वो प्रारंभ किया गया किनके लिए, रोड एक्सीडेंट में व्यक्तियों की जान बचाने के लिए। उस व्यक्ति को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, प्लस उसका नाम राहवीर किया जाएगा। गोल्डन आवर में उस व्यक्ति को आपको पहुंचाना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, 25,000 रुपये इस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो आपकी हेल्प करेगा। निम्नलिखित में से जालौन जिले का मुख्यालय क्या है, उरई, रॉबर्ट्सगंज, नौगढ़, पडरौना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सिटी अपने उत्तर प्रदेश के काफ़ी ऐसी सिटी हैं जिनका मुख्यालय अलग अलग दे रखा है। तो यहीं पे वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके जो जालौन जिला है उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो जालौन है आपका, उसका जो सही आंसर है वो है उरई। उरई आपका मुख्यालय स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं जो अलग ऑप्शन दे रखे हैं, क्या उनके अलग अलग आपके, क्या सर इनके भी मुख्यालय अलग अलग हैं। तो बिल्कुल है, ध्यान रखिएगा। जो रॉबर्ट्सगंज है आपका, वो कहाँ का मुख्यालय है, तो वो मुख्यालय है आपके सोनभद्र ज़िले का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ में आपका नौगढ़ है, तो नौगढ़ आपका किसका है, ये है आपके सिद्धार्थनगर का। वहीं बात करते हैं पडरौना की, तो पडरौना किसका है, तो ये है आपके कुशीनगर का। ये सभी आपको याद करने हैं, इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जालौन जिले का मुख्यालय पूछा गया है, उसका मुख्यालय है आपका उरई। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल सीमा बनती है उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ में, किस जिले की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बलिया जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं लगती है। अब बलिया ज़िले के बारे में फैक्ट समझ लीजिए। बलिया ज़िले यहाँ से क्या कि जो आपकी गंगा रिवर है वो उत्तर प्रदेश से एग्ज़िट करती है, क्या करती है, एग्ज़िट करती है, अर्थात बाहर निकलती है। दूसरा फैक्ट इसके बारे में समझना है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये चीज़ और याद रखनी है। इसके बारे में 2 फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो नेपाल देश है वो कहाँ पर स्थित है, क्या कंडीशन है उसकी उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से। तो मान के चलिए कि ये आपके उत्तर प्रदेश का मैंने रफली मैप बना लिया है। तो जो आपका नेपाल स्थित है वो आपका, ये नेपाल आपका स्थित है, अर्थात आपके नॉर्थ साइड में आपका स्थित है यूपी के। यहाँ पे कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से इसके मैच करते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो टोटल आपके 7 ज़िले इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, जिनकी डायरेक्शन मैं लिख रहा हूँ वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे बेस्ट में आपका लगता है पीलीभीत, उसके बाद में लगता है आपका लखीमपुर खीरी। तो ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। उसके बाद में आपका करता है बहराइच,
बहराइच के बाद करता है आपका श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद करता है आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद करता है आपका सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद करता है आपका महाराजगंज। तो ये जो 7 ज़िले हैं काउंट आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हैं जिनकी सीमा किनके साथ मिलती है, आपके नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन की सीमा साझा नहीं करती है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज तीनों की लगती है जबकि बलिया की नहीं लगती, इसलिए यही सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक योजना कब प्रारंभ की थी? 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कब की गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, 24 जनवरी 2018 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को आप शॉर्ट फॉर्म में ODOP योजना भी कहते हैं, क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपकी योजना है जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि शहर में कोई भी एक उत्पाद है उसको आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए, पहचान दिलाने के लिए उस पर ये दिया गया है। तो शहर और उत्पाद जैसे मान के चलिए कि पिछले क्वेश्चन में ही हमने एक्सप्लेन किया था, फिरोजाबाद है, और फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो गिलास की चूड़ियाँ होती हैं, यानी बेंगल सिटी उसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन है किसको दिया गया है? बेंगल्स को। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब हम यहाँ पर राज्यपाल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये बात कहाँ पे कही गई है तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 155 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, और ये नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? तो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी है। ये आपके एक संवैधानिक प्रमुख होंगे, ध्यान रखिएगा। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख माना जाता है किसी भी राज्य का। ये पॉइंट छोटे से पॉइंट है बट आपको याद रखने हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा किस नदी पर पैदल यात्री पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? गोमती, यमुना, गंगा, रामगंगा, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन सी नदी पर, इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी नदी है, उस नदी को आपको आइडेंटिफाई करना है। किस नदी पर आपका पैदल यात्री पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोमती नदी पर एक पुल बनाने की योजना बनाई गई है। लेकिन ये योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो वो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा। अब हम बात करते हैं गोमती नदी के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में, कुछ आप याद कर लीजिएगा। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये चीज़ आपके कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। गोमती नदी का जो उद्गम हुआ है वो फूलर लेक से हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फूलर लेक आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पीलीभीत ज़िले में आपकी फूलर जो आपकी है स्थित है, फूलर लेक। बात करते हैं इसकी लेंथ की, लेंथ कितनी है? तो 960 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अब हम बात कर रहे थे कि इस नदी के किनारे पर आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसलिए इसी पे आपका क्या बन रहा है? पुल आपका बन रहा है। ध्यान रखिएगा जो आपकी गोमती नदी है वो किस प्रकार की नदी है? तो ये आपकी मैदानी नदी है। ये इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोमती। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है?
यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। इसका संचालन NPCIL कंपनी के द्वारा किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है, वो क्या है आपका नरोरा परमाणु संयंत्र। इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित नहीं है। ये गौतम बुद्ध नगर की जगह कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके बुलंदशहर में। अब इसके साथ ही साथ में आपके अदर ऑप्शन भी देख लीजिए। ये गंगा नदी पर बसा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसकी क्षमता इतनी ही सही है। इसका संचालन NPCIL के द्वारा किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में जो आपको याद करना है, हाल ही में आपके नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो अथॉरिटी है उसने एक पहल का नाम है आपका निश्चय पहल के अंतर्गत आपके 7,980 जो टीबी के रोगी होते हैं उनको क्या लिया है, गोद लिया है इन लोगों ने कि उनकी देखभाल ये लोग करेंगे उसके अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और ये करंट में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। देवाह नदी किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, संभल, कासगंज, एटा, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि देवा नदी है वो आपके किस जिले में उत्तर प्रदेश के स्थित है। तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही हो जाता है कि जो देवा नदी है वो कहाँ की नदी है? तो ये उत्तर प्रदेश की नदी है। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस जिले में इसका उद्गम हुआ है और ये क्यों चर्चा में बनी हुई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो इसका उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है आपके पीलीभीत जिले से। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट नदी है आपकी। इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है कि किस नाम से ये जानी जाती है। तो इसे हम देवभूति गंगा भी कहते हैं। कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आप डिटेल पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब ये चर्चा में क्यों बनी हुई थी? तो ध्यान रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने नोटिस जारी किया है इसके बचाने के लिए कि जहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसने नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो यहाँ पर ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी झील आगरा में स्थित है? कीटम झील, डल झील, सेका झील, सांबर झील, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झील आगरा जिले में स्थित है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, कीटम झील आगरा जिले में आपकी स्थित है। अब ये जो कीटम झील है वो किस प्रकार की झील है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी कृत्रिम झील है आपकी। किस प्रकार की झील है आपकी? कृत्रिम झील है आपकी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी अदर ऑप्शंस की बात करते हैं कि कौन से झील कहाँ पर स्थित है। डल झील की बात करते हैं तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में आपकी स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेका झील की तो उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ ज़िले में आपकी ये स्थित है। सांबर झील की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये आपके राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई का प्रयोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ हुआ था? सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है या कौन सा जिला है जहां पर आपके सबसे पहले नलकूप के द्वारा क्या किया गया है, आपकी सिंचाई प्रारंभ की गई है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नलकूपों के द्वारा जो सबसे पहले सिंचाई की गई है उस जिले का नाम आपको पूछा गया है। काफ़ी बार इसका चर्चा हो चुकी है, आप जानते भी होंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मेरठ जिला से आपके नलकूप के द्वारा सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है।
ये योजना कब प्रारंभ हुई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये योजना प्रारंभ हुई है आपके 1930 ईस्वी में। जब हम मेरठ की बात करते हैं तो आपको सभी को पता है कि ये किसके लिए जाना जाता है, तो खेल का सामान के लिए सबसे ज़्यादा इसको हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में याद करना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 मई 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी वो यहीं से आपकी शुरू हुई थी। तो ये दो घटनाएं आपको याद रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले सिंचाई प्रारंभ हुई है किसके द्वारा, नलकूपों के द्वारा। दूसरा क्या याद रखना है कि ये खेल के सामान के लिए जानी जाती है मेरठ, और यहीं से आपकी क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 का विद्रोह। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और किस जिले की संयुक्त परियोजना है, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपकी गंडक नहर परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ में कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ये आपकी परियोजना स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बिहार। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के वर्तमान सीएम कौन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके नीतीश कुमार जी सीएम हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, तो आप सभी को पता होना चाहिए राजधानी यहाँ की है पटना। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। सिंचाई हेतु पहले कार्यालय 1823 ईस्वी में कहाँ पर खोला गया था, आगरा, कानपुर, सहारनपुर, रामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के सिंचाई हेतु कार्यालय कब 1823 ईस्वी में कहाँ पर खोला गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सहारनपुर में पहला आपका कार्यालय खोला गया है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सहारनपुर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि ये कौन सा है, तो ये सबसे नॉर्थ ईस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके साथ में ये सीमा साझा करता है, तो ये सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, ये सीमा साझा करता है उत्तराखंड के साथ साथ और इनके साथ में करता है हरियाणा के साथ में। तो ये 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई, 1870, 1875, 1888, 1885 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ विभाग की स्थापना कब की गई है, यानी जो आपका डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्थापना कब की गई है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी आपके पूछे जाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा 1975 के बाद में इसका नाम परिवर्तन भी किया गया था 1983 ईस्वी में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1983 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है, गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये आ चुका है। हथनीकुंड बैराज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हथनीकुंड बैराज आपका यमुना नदी पर आपका बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि ये यमुना नदी पर बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना ये आपका सहारनपुर में आपका बना हुआ है। क्या हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल जानते हैं। इसे हम ताजे वाला ताजे वाला बैराज भी हम इसे कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना किस जिले में आपकी स्थित है, आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना है वो किस जिले में आपकी स्थित है, तो
तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये अलीगढ़ ज़िले में आपकी स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जो हरदुआगंज विद्युत ताप परियोजना है इसकी स्थापना हुई कब है, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1942 ईस्वी में, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं पुनरुद्धार कब हुआ था इसका और किसकी सहायता से इसका पुनरुद्धार किया गया था, तो इसका पुनरुद्धार किया गया है 1967 ईस्वी में। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसका पुनरुद्धार किया गया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, अलीगढ़। रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? अलीगढ़, मथुरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसके बारे में की गई है? रोजा ताप विद्युत परियोजना के बारे में कि इसकी स्थापना किस जिले में की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, शाहजहाँपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो रोजा ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इस ग्रुप का नाम हमेशा याद कर लीजिएगा, आता ही है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसके, यानी जो रिलायंस ग्रुप है आपका, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो अब बात करते हैं इसकी क्षमता की। तो क्षमता है आपकी 1200 मेगावाट की। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र औरैया में स्थित है? ऊंचा, टाढ़ा, रिहंद, देबियापुर या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपके औरैया ज़िले में स्थित है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना, बड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको ध्यान से आंसर टिक करना है अपना। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर 4, देबियापुर संयंत्र आपका औरैया ज़िले में स्थित है। अब हम बात करते हैं औरैया ज़िले की। तो औरैया किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, देसी घी के यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसके लिए ये फेमस है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4, देबियापुर। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? माता टीला बांध, रोल बांध, राजघाट बांध, रिहंद बांध या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, तैरता हुआ स्टेशन की बात की गई है कि तैरता हुआ बन रहा है सोलर प्लांट। किस नदी पर बन रहा है, किस बांध पर बन रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राज्य का पहला तैरता सोलर एनर्जी संयंत्र की बात की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये रिहंद जलाशय या रिहंद बांध पर ये बनाया जा रहा है। अब ये जब हम रिहंद की बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है कि ये आपका सहारनपुर में आपका स्थित है। सॉरी, जो रिहंद नदी है आपकी सोनभद्र जिले में स्थित है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, पेट्रोल, सौर, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि किस रूप की प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूर्य की, क्योंकि सूर्य से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है हम उसे कहते हैं सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है, अर्थात आपके पॉल्यूशन फ्री होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। माता टीला बांध किस राज्य में आपका स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे माता टीला बांध की बात की गई है कि ये आपका कौन से राज्य में आपका स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं, आने वाले समय में भी आएंगे ही। तो ध्यान रखिएगा, माता टीला बांध की बात की जा रही है कि ये किस राज्य में आपका स्थित है। तो आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर स्थित होना चाहिए। अपने जब उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में आपका बना हुआ है। तो ज़िला क्या हो गया? ललितपुर। किसकी सहायता से बना है? तो ये उत्तर प्रदेश प्लस MP सरकार की क्या है? संयुक्त परियोजना है। कब बना था? तो ये 1958 ईस्वी में ये बना है। किस नदी पर बना है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। ये बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है।
इसकी जो ऊंचाई है इस बांध की वो कितने किलोमीटर की या कितने मीटर की है, तो 35 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी, 1972, 1974, 1976, 1978, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना आपसे पूछी गई है कि कौन से सन में या कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन इसे भंग भी कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2020 में इसे क्या कर दिया, डेमोलाइज कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित किया गया था कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है, 1988, 1998, 2001, 2003 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे वो वर्ष पूछा गया है जिसमें खनिज उद्योग को या खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1998 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। रानीपुर वन्यजीव विहार किस जिले में आपका स्थित है, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, रानीपुर वन्यजीव विहार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से ज़िले में स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये चित्रकूट ज़िले में आपका स्थित है। अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ी डिटेल में, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। स्थापना कब की गई है, तो 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब इसका एरिया भी बता दीजिए सर, तो एरिया कितना है इसका, 230 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, चित्रकूट। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान किस जिले में स्थित है, ये 2025 में चर्चा में भी रहा था काफ़ी। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में, पहले आंसर देखते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोरखपुर ज़िले में ये स्थित है। अब ये 2025 में चर्चा में क्यों रहा था, ध्यान रखिएगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में ही यहाँ पर एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर आपका बनाया गया है, प्लस इसके साथ साथ में आपका बटरफ्लाई, यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन भी आपका यहाँ पे बनाया गया है। तो ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित हैं गोरखपुर में। यहाँ पे गोरखपुर से आप याद कर लीजिएगा, एक नदी का नाम 100% पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। दूसरा, प्रत्येक 14 जनवरी को यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे हम खिचड़ी मेला कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, गोरखपुर। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ की गई थी, जुलाई 2000, जुलाई 2001, अगस्त 2002, सितंबर 2003 या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपकी जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है कब प्रारंभ आपकी की गई है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है कब प्रारंभ की गई है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, जुलाई 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन की प्रारंभ किया या ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है वो समझ लीजिए। तो इसका एम है आपके वृक्षारोपण में वृद्धि करना। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जिले में आपका स्थित है, गोरखपुर, गाजियाबाद, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में, यहाँ पे बात की गई है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के बारे में कि इसका कौन से ज़िले में ये स्थित है और कब इसकी स्थापना की गई है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंदौली।
अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट है, ये चीज़ भी आपको याद करनी है। वन्य जीव विहार कहाँ पर है? चंदौली में। कितने एरिया में इसे घोषित किया गया था या बनाया गया था? तो 78 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। राज्य में एवस्टस पाए जाते हैं ललितपुर, झांसी, चूर्क, मिर्ज़ापुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया है कि एवस्टस कहाँ पे पाया गया है या पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप पे कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए खनिज से क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे पूछा ना जाए। खनिज से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे कि एवस्टस आपका कहाँ पर पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कहाँ पर इसका उद्योग है, या फिर कहाँ से इसको निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा एवस्टस के लिए वो कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये ऐसा क्यों, सॉरी आंसर चेंज कर लीजिएगा इसका। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, झांसी जिले में एवस्टस आपका पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो पाया जाता है वो मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है। इसलिए मैं इसका कोई भी एक सूटेबल आंसर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ज़िले में ही आपका पाया जाता है। जबकि आपके ललितपुर में क्या पाया जाता है आपको पता होना चाहिए। ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। वहीं अगर चुर्क की बात करते हैं तो ये आपके सीमेंट के लिए फेमस है। लेकिन आपका जो एवस्टस है आपका झांसी प्लस मिर्ज़ापुर दोनों में पाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बखीरा पक्षी विहार स्थित है बलिया, संत कबीरनगर, गोंडा, रायबरेली, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए 100% चीज़ें ओपन हो जाती हैं कि कहाँ पर हमें क्या याद करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो बखीरा पक्षी विहार है वो कौन से ज़िले में आपका स्थित है। सिंपल आंसर है इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संत कबीरनगर में आपका बखीरा पक्षी विहार स्थित है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई है। तो 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है? तो 28.94 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। महाराजगंज, बलरामपुर, इटावा, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है राज्य में एकमात्र बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है या किया गया है, वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, इटावा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण औसत साक्षरता दर कितनी है? 65.89%, 65.46%, 75.14%, 86.56%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करना है जनगणना 2011, और जनगणना 2011 से संबंधित वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल में मेंशन किया गया है पूरे जितनी भी आपकी जनगणना 2011 से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं उसका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश की ग्रामीण औसत साक्षरता दर कितनी है, ध्यान रखना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। 65.46 आपकी औसत ग्रामीण साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार। अब हम वही बात करते हैं कि सर सिटी की कितनी है, तो ध्यान रखना है 75.16% आपकी अर्बन एरिया की आपकी लिटरेसी रेट है। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। वहीं ऑल ओवर औसत की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, तो कितनी है? लगभग 67 आपकी परसेंट है औसत साक्षरता दर 7 अब इसके अंतर्गत मेल पर्सन की याद करें कि सर मेल की कितनी है, तो वो आती है आपकी 77.3%। अगर आपके फीमेल की बात करते हैं तो कितनी है, तो वो बहुत ज़्यादा कम है 57.2%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत यह समय उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? सही आंसर होगा प्रयागराज, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बलिया जिले में। स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है? सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वह स्तूप की बात की जा रही है, उस स्तूप की बात की जा रही है जिसका संबंध भगवान बुद्ध की किसी भी जीवन की घटना से नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 सांची का ऐसा बुद्ध स्तूप है जिसके जीवन का घटना कोई भी लेना देना नहीं है भगवान बुद्ध से। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण आपके राजा अशोक के द्वारा कराया गया था। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये एमपी में स्थित है। जबकि सारनाथ आपका कहाँ पर स्थित है? सारनाथ आपका स्थित है वाराणसी जिले में। और ये किस घटना से संबंधित है? तो ध्यान रखना, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर आपका दिया हुआ है। वहीं बौद्ध गया की बात करते हैं तो सभी को पता है कि भगवान बुद्ध को यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो इसलिए इसका भी संबंध है। तीसरा, कुशीनगर की बात करते हैं तो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था किन्हें? यानी डेथ हुई थी भगवान बुद्ध की। तो इसलिए सभी की घटना का संबंध है मात्र सांची को छोड़कर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, अयोध्या, प्रयाग, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, किस स्थान पर हर्षवर्धन ने महासम्मेलन का आयोजन किया था? बौद्ध महासम्मेलन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर आपका 3 प्रयाग में। और वर्तमान में प्रयाग को हम क्या कहते हैं? तो वर्तमान में प्रयाग को हम प्रयागराज कहते हैं, जो कि बसा हुआ है आपके यमुना और गंगा नदी के संगम पर। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है आजकल प्रयाग, क्योंकि 2025 में आपके महाकुंभ का यहाँ पर आयोजन किया गया था और 2026 में यहाँ पर माघ मेले का आयोजन ऑलरेडी चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, सूरसेन, अंग, मत्स्य, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जबकि पांचाल की बात करते हैं तो ये कौन सा क्षेत्र है आपका? तो आपको पता है कि जो वर्तमान में बदायूं और बरेली का जो क्षेत्र है आपका, उसे हम क्या कहते हैं? पांचाल के नाम से जानते हैं। वहीं अगर मत्स्य की बात करें तो जो आपका राजस्थान में पड़ता है, जो आपका कौन सा है? राजस्थान में पड़ता है आपका मत्स्य राज्य। अंग प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका नेपाल प्लस यूपी का जो बॉर्डर है आपका, उस जगह पड़ता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यानी जो कुशीनगर वाला एरिया है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह, इनमें से कोई नहीं। तो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की मोती मस्जिद आती है तो ध्यान रखना है आपको, औरंगजेब के द्वारा कराया गया है दिल्ली की मोती मस्जिद। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मथुरा कला विद्या किसके काल में अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, गुप्त, कुषाण, सल्तनत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मथुरा कला
मथुरा कला को और किस नाम से जानते हैं, तो हम उसको गांधार कला के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है। किसके काल में अपने शीर्ष पर थी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कुषाण काल में अपने शीर्ष पर थी। तो कुषाण का एक शासक था कनिष्क। ध्यान रखिएगा, अक्सर करके पूछा जाता है कि जो कनिष्क है उसकी सिर विहीन मूर्ति किस जिले में आपकी मिली है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर मिली है, तो ये आपके मथुरा जिले में ही आपकी मिली है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान छेदी किसे कहा जाता था? बुंदेलखंड क्षेत्र, अंग क्षेत्र, अवध क्षेत्र, अवंती क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर चेदी नहीं है, क्या शब्द है यहाँ पे? चेदी है। जो एग्जैक्ट सही शब्द है आपका वो क्या है? आपका चेदी शब्द है। किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बुंदेलखंड क्षेत्र को। अब ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? मान के चलना कि ये आपके उत्तर प्रदेश का एक रफली मैंने मैप बनाया है। तो ये जो साउथ वाला पोर्शन है आपके, ये वाला, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। जब इसकी कंडीशन देखिए अप्लाई, इस ज़िले में कितने ज़िले आते हैं, तो ध्यान रखना है 7 ज़िले इसके अंतर्गत आपके आते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र को जैजाक बुक्ती के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ पर आपका स्थित है? कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ये कानपुर जिले में आपका स्थित है। कौन से काल का बना है? गुप्त काल की पक्की ईंटों का ये बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कानपुर की कि कहाँ पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और वहीं पर इसका निर्माण भी किया गया है गुप्त काल के अंतर्गत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हाल ही में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 24 जनवरी 1950। यानी जो आपका पहले उत्तर प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 से लेकर 1950 ईस्वी तक। लेकिन 24 जनवरी 1950 के बाद इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यानी इस दिन हम राजकीय दिवस भी मनाते हैं। राजकीय दिवस की शुरुआत कब की गई थी? राजकीय दिवस की शुरुआत की गई है आपकी 2018 से। अभी जो 2026 में से सेलिब्रेट किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट आपके अमित शाह जी थे, ध्यान रखिएगा। इसकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए, विकसित भारत, विकसित यूपी या विकसित उत्तर प्रदेश, इसकी थीम रखी गई थी। कुल मिला के सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 ईस्वी में कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर लखनऊ की गई? आगरा, प्रयागराज, कानपुर, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 ईस्वी में कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयागराज से इसे लखनऊ में बनाया गया। यानी क्या किया गया? ध्यान रखिएगा, इसे लखनऊ लाया गया था। और लखनऊ आपकी राजधानी कब लाया गया था? 1921 ईस्वी में। लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से ये लाई गई है 1935 ईस्वी में, पूर्ण रूप से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
काकोरी कांड के प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो काकोरी कांड के जो आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। जबकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है। यहाँ पर शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, यूपी में ही। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में इसकी घटना हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा, रमाबाई नगर, गाजियाबाद, नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4, नोएडा में स्थित है। आपके ग्रेटर नोएडा में स्थित है इसका मुख्यालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 0, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 5वां ऑप्शन यहाँ पे क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 मुख्यमंत्री आपकी रह चुकी हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली जो बनी थी वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी कब बनी थी ये क्वेश्चन भी आपका आता है। तो 1963 ईस्वी में पहली बार ये बनी थी। इनके बारे में जो लर्न करना है, ये एज ए फर्स्ट फीमेल सीएम थी किसी भी राज्य की भारत में। दूसरे बनने वाली हैं आपकी मायावती जी। मायावती आपकी सेकंड फीमेल आपकी कौन बनी है? आपकी सीएम बनी है यूपी की। इनके बारे में फैक्ट जो लर्न करना है, ये आपकी 4 बार आपकी सीएम रह चुकी हैं। दूसरा, कौन सी पार्टी से आती हैं? तो ये आपकी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से आती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? गोविंद बल्लभ पंत, नित्यानंद स्वामी, टीएन सिंह, रामनरेश यादव, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में जो आपको नाम दे रखे हैं उनमें से मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है? तो ऐसे आप सभी को पता है कि पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन थे? तो पहले तो आपके हो गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, अब उनमें से आपको आंसर आइडेंटिफाई करना है, कि कौन इनमें से आपका मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत आपके सीएम कब रहे हैं? तो ये आपके 1946 से लेकर आपके 1954 तक आपके सीएम रहे हैं। वहीं अगर हम नित्यानंद इसकी बात करते हैं, एक एक करके टीएन सिंह की बात करते हैं, रामनरेश यादव की बात करते हैं, तो ये कब कब आपके रहे हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। नित्यानंद स्वामी आपके मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे। अदर मुख्यमंत्री का कार्यकाल देख लीजिए। टीएन सिंह जी 1970 ईस्वी में बने हैं आपके। वहीं रामनरेश यादव की बात करते हैं तो ये आपके 1977 ईस्वी में बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 105, 107, 106, 108, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पहले फ़र्क करना समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड का जब गठन नहीं हुआ था, यानी पूर्व में विधान परिषदों की संख्या कितनी थी उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4, 108 विधान परिषद की संख्या थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपका कब गठन हुआ था उत्तराखंड का, ये भी समझ लीजिए। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन आपका हुआ है, जिसके अंतर्गत 13 जिले उत्तर प्रदेश के चले जाते हैं। कौन से जिले चले जाते हैं? पहाड़ी जिले चले जाते हैं।
पहली जो संख्या 108 थी अब कितनी रह गई है, तो मात्र अब आपकी 100 संख्या रह गई है MLC की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 25%, 30%, 55% या 75%? इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जो आपके पंचायती राज संस्थाएं हैं, महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 33% का आरक्षण इन्हें प्रदान किया गया है। अब इसका विवरण कहाँ पे पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर आपके 40 में दे रखा है। पंचायतों का गठन अगर आपको करना है, पंचायत का गठन 40 में है। जबकि आरक्षण की बात कहाँ पे की गई है? आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल नंबर 243 के डी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, कानपुर? इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, क्या है आपका? वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष? इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया था, आपके लेखपाल जो राजस्व का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, शायद दूसरी पाली थी, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 15 तारीख का जब एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे जो पूछा क्या गया है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। अब हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी का भी अब इलेक्शन हो रहा है तो और आपको वोटिंग करनी है तो मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होना कंपलसरी है। वहीं अगर आप सदस्य या फिर प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ में अगर आप MLA प्लस MP का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी आयु 25 होना कंपलसरी है। वहीं अगर आप MLC का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके 30 वर्ष, MLC और MP यानी जो आपके राज्यसभा के होते हैं उनमें आपका होना कंपलसरी है। अगर आपको किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना है तो उस केस में आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 35 ईयर्स। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तब भी आपकी मिनिमम 35 ईयर्स। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी मिनिमम 35 ईयर्स। ये क्राइटेरिया है आपके जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके एज से संबंधित। इस प्रकार हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका संडे आने वाला है यानी परसों स्पेशल वीडियो आने वाली है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2026 के संपूर्ण करंट अफेयर्स प्लस यूपी के यानी 2 वीडियो अवेलेबल होंगे, जिसमें 2026 के करंट अफेयर्स उसके अंतर्गत अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप इसको पढ़ने के लिए, नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी अपना दे सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन कर रखा है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, 1 फरवरी को आपका UPSSC का एग्ज़ाम है और उसके लिए आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। तो ऑलरेडी चैनल पर आपका 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए, उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है और आपका आज के लिए धन्यवाद।